नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत लखनऊ से। बड़ी खबर सामने आ रही है। कल गाजियाबाद जाएंगे अखिलेश यादव। उपचुनाव को लेकर बैठक करेंगे अखिलेश। 12:30 पर मसूरी में नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ होगी बैठक। इंपीरियल्स गार्डन कल बैठक करेंगे अखिलेश यादव। तो उपचुनाव को लेकर लगातार सियासत तेज है और ऐसे में गाजियाबाद की सीट को लेकर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। गाजियाबाद वो सीट है जहां पर बीजेपी का दबदबा माना जाता है और ऐसे में कल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। उपचुनाव को लेकर बैठक करेंगे अखिलेश यादव। 12:30 पर मसूरी में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक होनी है। बैठक बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि 13 नवंबर को सभी सीटों पर यानी कि 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होने हैं और ऐसे में कल गाजियाबाद के दौरे पर होंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। देखना बेहद अहम होगा कि क्या कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेते हैं और क्या कुछ अहम रणनीति तैयार की जाती है। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कल गाजियाबाद के दौरे पर होंगे। बैठकों का दौर भी जारी रहेगा। तो लगातार उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां कमर कस चुकी है और ऐसे में कल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव गाजियाबाद होंगे। ये गाजियाबाद सीट बेहद अहम खासतौर पर बीजेपी के लिए। यहां बीजेपी का दबदबा माना जाता है और कई सालों से कोई भी अन्य पार्टी उपचुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, यहां पर जीत नहीं दर्ज कर पाई है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या इस बार समाजवादी पार्टी उपचुनाव में यहां पर जीत दर्ज कर पाती है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से गाजियाबाद की सीट कांग्रेस को दी जा रही थी, ऑफर की जा रही थी। हालांकि कांग्रेस ने अब समर्थन देने की बात कह दी। उसके बाद गाजियाबाद सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से ही प्रत्याशी घोषित किया गया और अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख कल चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। बैठक करेंगे, गाजियाबाद के दौरे पर होंगे। ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा। तो 12:30 पर गाजियाबाद पहुंचेंगे। बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। तो उपचुनाव को लेकर लगातार उठापटक का दौर भी देखा जा रहा है। गाजियाबाद वो सीट है जो कि समाजवादी पार्टी चाहती थी कि इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी को उतारा जाए। हालांकि कांग्रेस ने समर्थन देने की बात कही। अब कांग्रेस के समर्थन देने के बाद समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है और ये सीट बेहद अहम, नाक और साख का सवाल है भाजपा के लिए। ये उपचुनाव बेहद अहम है बीजेपी पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त मिली थी समाजवादी पार्टी के द्वारा और ऐसे में भाजपा पार्टी के लिए ये उपचुनाव नाक और साख का सवाल है। उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है और ऐसे में दोनों ही पार्टियां कमर कस चुकी है, जीतोड़ मेहनत करती हुई नजर आ रही है धरातल पर। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार जनता का जनादेश इन 9 सीटों पर क्या कुछ होता है। तो उपचुनाव को लेकर बैठक करेंगे अखिलेश यादव। कल गाजियाबाद दौरे पर होंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। तो 12:30 पर मसूरी में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक होनी है। बैठक बेहद अहम और कई मायनों में गाजियाबाद की ये सीट अहम है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, गाजियाबाद सीट को लेकर लगातार उठापटक का भी मंजर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में देखने को मिला, लेकिन अब कल गाजियाबाद के दौरे पर होंगे समाजवादी पार्टी के प्रमुख। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? अगर बात करें गाजियाबाद सीट को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारियों पर, तो समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद सीट पर मास्टर प्लान खेला है। यहाँ पर दलित कार्ड खेलते हुए कहीं न कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश किया है, क्योंकि यहाँ पर सिंहराज जाटव जो दलित समाज आते हैं उनको प्रत्याशी घोषित किया है। अगर बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर संजीव शर्मा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और गाजियाबाद सीट के अगर जाति की बात करें तो यहाँ पर दलित, मुस्लिम और यादव वोट बैंक सहारे समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव ने चुनावी बैतरणी पार लगाने की तैयारी रखी है। कल गाजियाबाद पहुंचेंगे सपा पर अखिलेश यादव। यहाँ पर इंपीरियल गार्डन में एक जो है लोगों से वार्ता करें और कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करें। गाजियाबाद में चुनावी जज्बा भी करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव और इस कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे।
तो कहा जाता है कि जिस तरह से जोश भरने के लिए सबको अखिलेश यादव गाजियाबाद पहुंच रहे हैं, गाजियाबाद सीट जीतने के लिए एक रणनीति बनाएंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। हालांकि 9 सीटों पर पूरी तरह से समाजवादी पार्टी ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, 4 प्रचार सूची भी जारी कर दिया है। बिल्कुल आसिफ, क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन देने की बात कही है, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई दिग्गज नेता शामिल होंगे? गाजियाबाद के दौरे पर हैं क्योंकि और ऐसे जनसभा भी करते हुए नजर आएंगे। बैठकों में क्या कांग्रेस के भी कोई नेता शामिल होंगे? तो अगर बात करें कांग्रेस नेताओं, तो कांग्रेस कई नेता सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मीटिंग का हिस्सा बनेंगे और साथ साथ यह भी मैसेज देने की तैयारी है कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और अपनी रणनीति जो है जिस तरह से दिखाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है और गाजियाबाद समेत सभी सीटों पर कब्जा करने की जो रणनीति बनी है, कल से आगाज शुरू हो रहा है। तो दीपावली के बाद यह कहा जा रहा था कि सब प्रमुख यादव चुनावी रैली और चुनावी वार्ता का हिस्सा बनेंगे और कल की बैठक में कांग्रेस के सभी नेताओं को सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मीटिंग में पहुंचने का निर्देश दे दिया गया है। सूत्रों का दावा है कि साफ तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय राय ने भी निर्देश दिया है कि दमखम के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे और चुनावी ट्रिप से जोश आसिफ समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है कांग्रेस और कई दिग्गज नेता भी इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। आसिफ, क्योंकि गाजियाबाद वो सीट है जहां पर भाजपा का दबदबा माना जाता है, ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां जीत के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? आसिफ, कहीं जो है गाजियाबाद और खैर सीट यह जो है बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने रणनीति कुछ अलग तरह से तैयार की है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 9 सीटों में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था और गाजियाबाद सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई थी। अब जो रणनीति बनी है, जो जातीय समीकरण के आधार पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रत्याशी घोषित किया है, कार्ड खेला है, यह भी एक आम रणनीति का हिस्सा है। वहीं कहीं न कहीं कांग्रेस की चहलकदमी भी गाजियाबाद में देखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ के सहारे ऐसे में कल अखिलेश यादव का गाजियाबाद दौरा है, देखना बेहद दिलचस्प होगा किस तरीके से बैठक होती है और क्या कुछ इस बैठक में अहम निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारी के लिए। खबरों बढ़ते आगे, खबर अयोध्या से है, जहां मिनी अयोध्या के नाम से मशहूर भाजपा का गढ़ कहे जाने वाली रुदौली के नयागंज की सड़कों का हाल बेहाल हो चुका है, जहां भेलसर मार्ग और अमानीगंज को जोड़ने वाली सड़क पर इन दिनों पैदल चलना भी दूभर हो चुका है। इसी को लेकर इंडिया वॉइस की टीम ने नयागंज की सड़क का रियलिटी चेक किया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, लेकिन यहाँ अयोध्या जनपद के रुदौली का मोहल्ला नयागंज है जो मिनी अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है और भाजपा का गढ़ भी माना जाता है और यहाँ की सड़कों की हालत भी दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं कि ये सड़कें हैं, ये काफी उखड़ी हुई पड़ी हुई है, लगभग 15 वर्ष बीतने को है, लेकिन अभी तक की ये सड़क का जो है पूरा निर्माण नहीं कराया गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतें होती हैं। और यहाँ पे मोहल्ले वासी भी, मैं पीछे भी कहूंगा, दिखाए कैमरा पर, कि देख सकते हैं तमाम ऐसे मोहल्ले वासी हैं जो इस सड़क से पीड़ित हैं। उनसे भी यहाँ पे हम बात करेंगे कि कितनी दिक्कतों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अरे परेशानी का रोजी रोटी एकदम हम लोग की नाश कर दी। जब से खुदा यहाँ लोग आना साइकिल से भी, पैदल चलना भी दुश्वार है। पैदल तो छोड़ो, साइकिल से आना जहाँ छोड़ो, पैदल वाले भी परेशान। आए दिन कहीं बच्चे छुटाते, कहीं अभी कल परसों हमारा लड़का छुटा गया साइकिल से, अभी गिट्टी उड़ी, पैर पे लगा, चोट खा गए। रोजी भी बंद है, धंधा भी बंद है। आने अब क्या बताए, क्या परेशानी बतावे। मुख्यमंत्री से यही कहना है कि कुछ ध्यान दे हम लोग को, हमारी रोजी रोटी भी समझ जा चुकी है। कितने वर्षों समस्या? ये समझिए 10-15 साल चल रही, मगर 3 महीने से ठेकेदार ने एकदम तो खोद के एकदम समझ लो मछली पालन करा दिया कि आओ जाओ मछली पालन करो इसी के अंदर।
एकदम से ना बगल खड़ंजा था इंटरलॉकिंग, वो भी उखाड़ ले गए। मान ली नाले की स्थिति ये है, इंटरलॉकिंग स्थिति है, आप खुद देख तो लीजिए। आप लोगों ने कभी कोई शिकायत तो सभासद से की, चेयरमैन से तो कहे नहीं भाई, अबे नहीं भाई, ना विधायक जी दिखाई दे और ना हमारे यहाँ ठेकेदार शकले नहीं देखा, कौन ठेकेदार आए हैं यहाँ। बस खाली जेसीबी लगी है, खोद के लेके चले गए हैं। सड़क बनना चाहिए, बनना का है, अब रोजी रोटी का सवाल है, नहीं बनेगी तो हम लोग जैसे हैं वैसे बिता ही रहे हैं किसी तरह। और क्या नाम है? गणेश कुमार कौशल। तो यहाँ पे जो गणेश कुमार कौशल है, उनका साफ तौर पे कहना है कि लगभग 15 वर्ष बीतने को है, लेकिन अभी सड़क की दुर्दशा साफ बयां कर रही है। यहाँ पे कुछ और लोग भी, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे? इसको मिनी अयोध्या भी कही जाती है, उसके बावजूद ये दुर्दशा है। मिनी अयोध्या तो है ही, ये पूरा मोहल्ला नयागंज जो है हमेशा भाजपा में रहा, कभी यहाँ वहीं यूपी कैबिनेट बैठक के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। भारत सरकार ने इनको 22/3/2001 को सम्मिलित ज्ञापन एवं हस्ताक्षरित किया गया है और अनुमोदित किया गया है भारत सरकार द्वारा, और जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदियों के गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा ये हमें 46,605 करोड़ का अनुमोदन निर्गत किया गया है। अनुमोदित केन बेतवा लिंक परियोजना के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों में प्रथम कार्य केन नहर प्रणाली पुनरुद्धार कार्य की परियोजना के परियोजना प्राकलन लागत 1,191.59 करोड़ का अनुमोदन केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली के द्वारा किया गया है, जिस पर उत्तर प्रदेश भी सरकार ने व्यय समिति के बैठक में सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। अब बुंदेलखंड से में जनपद बांदा के अंतर्गत सिंचन क्षेत्र हमारा जो है 87,784 हेक्टेयर के अतिरिक्त और 89,191 हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र को सिंचित किया जाएगा। इस प्रकार जनपद बांदा में केन नहर प्रणाली से इस परियोजना से कुल 1,66,975 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा लगभग 1,60,000 किसानों को इससे लाभ प्राप्त होगा। ये हमारी महत्वपूर्ण 3 परियोजना थी जो आज कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ। माननीय धर्मपाल जी से अनुरोध करेंगे, ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट, खासतौर से आज वो मंत्रिपरिषद से अनुमोदन मिला है। धर्मपाल जी। प्रदेश में परा शिक्षा के क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाने हेतु नीति तैयार करने के संबंध में यह निर्णय लिया गया है। पैरावेट से द्वारा पूरे विश्व में महान महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है। उत्तर प्रदेश में पशु शिक्षकों की कमी है, उनकी पूर्ति के लिए हम ये लाए हैं। 2019 की पशु गणना के अनुसार 190.19 लाख गौवंशीय पशु है, 330.16 लाख मैच वंश, 144.80 लाख बकरी, 9.84 लाख भेड़। ये जो पैरावेट्स हैं, इनसे माइनर वेटरनरी सर्विस, जिसमें टीकाकरण, घाव की पट्टी तथा प्राथमिक उपचार आदि कार्य किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पैरावेट्स पशु शिक्षा एवं देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है तथा वहाँ पशु शिक्षकों की संख्या सीमित है। देश में पशु शिक्षकों की संख्या केवल 34,500 है। उत्तर प्रदेश में ये संख्या 8,193 पशु शिक्षक उपलब्ध है, जो काफी कम है। उक्त दृष्टिगत पशु शिक्षकों के क्षेत्र में पैरावेट्स के द्वारा
कुछ निर्धारित कार्य पशु चिकित्सा के क्षेत्र में कराए जा रहे हैं और उनके द्वारा माइनर वेटरनरी सर्विस, जिनमें मैंने अभी बताया देखभाल, पर्यवेक्षण आदि कराया जाता है। पैरावेट्स को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से पशु चिकित्सा सेवाओं के कार्यों हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। वर्तमान में पैरावेट कार्मिकों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियां जैसे अपर्याप्त प्रशिक्षण, सीमित संसाधन आदि का सामना करना पड़ता है। उनके द्वारा बेहतर पशु स्वास्थ्य सेवाएं दिए जाने हेतु पैरावेट्स के प्रशिक्षण एवं कौशल में निरंतर वृद्धि की महती आवश्यकता है, परंतु इनके पर्याप्त प्रशिक्षण हेतु सीमित संसाधन है। संप्रति देश में पशु चिकित्सा एवं पशु अनुसंधान के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण कार्यरत एकमात्र विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा है। उसके अतिरिक्त आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के घटक रूप में पशु शिक्षा महाविद्यालय संचालित है। प्रदेश में पशु शिक्षा के क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाने हेतु नीति तैयार किए जाने की महती आवश्यकता है। इसमें निजी क्षेत्रों में भी परा चिकित्सा के पाठ्यक्रमों को संचालन हो सकेगा एवं संबंध में पाठ्यक्रम संचालन संस्थाओं में एक रूपता एवं मानक निर्धारण करते हुए संस्थाओं की संबद्धता तथा मान्यता के संबंध में सम्यक निर्णय लिया जा सकेगा। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष सचिव पर्यटन विभाग की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। समिति द्वारा सुप्रेक्षित आख्या के आधार पर राज्य सरकार द्वारा परा पशु चिकित्सा के क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स संचालन की नीति तैयार की गई है। इससे जो समस्या आती थी डॉक्टरों की वो हल हो जाए। थैंक यू। नई संस्थान प्राइवेट सेक्टर में भी लिया। एक है आपका? एक बहुत ज्यादा एक है वो बात है, ये बिल्कुल बोल रहा हूँ। श्री नितिन अग्रवाल। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे, अल्मोड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। अल्मोड़ा में मरचुला के पास बस खाई में गिर गई है। हादसे में अभी तक 22 लोगों की मौत हो गई है। बस में 42 यात्री सवार थे। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एसएसपी अल्मोड़ा के साथ तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है। एसडीआरएफ की टीमें, पुलिस की रेस्क्यू टीमें मौजूद है। मौके पर 5 एम्बुलेंस मौजूद है। रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। हादसे में मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। दरवार से चलकर रामनगर जा रही थी बस, तब यह हादसा हुआ। हादसे में अभी तक 22 लोगों की जान चली गई है। हालांकि राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। 5 एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर मौजूद है। और अल्मोड़ा में मरचुला के पास बस खाई में गिर गई है। बताया जा रहा है कि बस में 42 यात्री सवार थे, जिनमें से अभी तक 22 लोगों की मौत हो गई है। इसकी पुष्टि की जा चुकी है। हालांकि मौत का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। तो एसएसपी अल्मोड़ा के साथ तमाम अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद है। एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही है। तो पुलिस बल के साथ साथ रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं। मौके पर 5 एम्बुलेंस भी मौजूद है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्योंकि ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, अभी क्या कुछ स्थिति घटनास्थल पर? जी बिल्कुल, ये बड़ा भीषण सड़क दुर्घटना हादसा था, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में शोक का माहौल वह व्याप्त हो चुका है। सभी लोग इस घटना पर अपने अपने
शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो लोग अभी घायल हैं उन लोगों को जल्द स्वास्थ्य लाभ यहाँ पर दिया जा सके। जो लोग मृत हो चुके हैं उनकी आत्मा को श्री चरणों में स्थान देने का काम यहाँ पर करें। लेकिन अभी तक की जो स्थिति वहाँ पर बनी हुई, 36 लोगों के मरने की सूचना अब तक यहाँ पर आ चुकी है। आपदा प्रबंधन की तरफ से यहाँ पर पुष्टि की गई है कि 36 लोग सड़क भीषण दुर्घटना में अब तक रात यहाँ पर हो चुके हैं, जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बाकी कई अभी भी कह सकते हैं कि 20 के करीब अभी भी लोग वहां पर घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 15 लोगों का रामनगर अस्पताल है वहां पर इलाज यहाँ पर चल रहा है। 4 जो गंभीर जो घायल है उनको हायर सेंटर से यहाँ पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जिसमें ऋषिकेश अस्पताल और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के लिए हेली के माध्यम से इन मरीजों को यहाँ पर हायर सेंटर भेजने का काम किया गया। अभी भी जो रेस्क्यू अभियान है वो वहां पर जारी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो 42 सीटर ये बस थी ये रामनगर वापस आ रही थी माचुला से, ये कह सकते हैं कि मौर्या खाल से वापस आ रही थी और माचुला के पास जो कुपी बैंड है वहां पर ये दुर्घटना सुबह 7 बजे के करीब यहाँ पर हुई है। और उस दौरान ये कह सकते हैं कि आसपास कोई लोग वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन जैसे ही इस दुर्घटना की जानकारी मिली सभी लोग राहत और बचाव के कार्य के लिए वहां पर पहुंचे थे। अभी स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें वहां पर राहत और बचाव के कार्य में जुटी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की कई एम्बुलेंस टीम वहां पर मौजूद है ताकि जो लोग घायल जिनको बाहर निकालने का काम चल रहा है उनको रेस्क्यू कार्य जारी है, रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और अभी तक 36 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बहुत शुक्रिया है आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आज बहुत ही दुखद घटना हुई है। बस जो रामनगर की तरफ आ रही थी, मरचुला अल्मोड़ा जनपद के पास गहरी खाई में गिर गई और काफ़ी लोगों को इसमें दिवंगत हुए हैं, काफ़ी लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए आसपास के अस्पतालों में भेजा जा रहा है, रामनगर भेजा जा रहा है। एम्बुलेंस तत्काल भेजी गई हैं, सभी अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और साथ ही घायलों को इलाज के लिए जो भी समुचित व्यवस्था है वो समुचित व्यवस्था की जा रही है। और जो घटना में जिनके कारण से घटना हुई है, कोई लापरवाही हुई है, तो कमिश्नर कुमाऊं के मजिस्ट्रियल जांच इसकी करेंगे और संबंधित विभाग आरटीओ और उनको निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं। जो हताहत हुए हैं उनके परिजनों को सहायता के लिए भी तत्काल आदेश कर दिए गए हैं। साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।